उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। बहुत उम्दा। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए, सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। आदाब नाजरीन, आप सबका स्वागत है कुछ अनफिल्टर्ड बातें बाय शारिका मलिक। और आज हम करेंगे राहत की बात। तो जानिए हम किससे करेंगे। तो स्वागत करते हैं सतलज राहत साहब का। बहुत शुक्रिया आपका शारिका जी, आपने यहाँ मधु किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए वक्त निकाल के। और राहत साहब की तो बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत आपको भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी। तो आपसे तारुफ हमारा शायरी से ही हुआ है जी। और आपका एक शेर है, शायद मुझे अच्छे से ध्यान भी ना हो, कि यहाँ बहुत उजाला है कुछ। यकीनन कुछ तो काला है यहाँ पर। हाँ। उजाला ही उजाला है यहाँ पर। तो बहुत उम्दा, उससे मैंने आपको सुनना शुरू किया था, इसलिए वो पहला शेर हमेशा याद रह जाता है। जी। तो अगर मैं आपसे जानूं कि अब्बा के अलावा क्या रीज़न था शायरी से तारुफ का आपका? नहीं, सबसे बड़ी वजह तो राहत साहब ही थे, क्योंकि बचपन से घर का माहौल जो था वो मुशायरों का, शायरी का, शायरों का था। तो लगातार शायरी से कनेक्ट रहे, शायरों से मिलते जुलते रहे। तो धीरे धीरे जब मैं छोटा था, स्कूल में था, उस वक्त से मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। अरे माशाल्लाह। और फिर धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ता गया। तो जैसे आपने बोला कि सुनते रहे, मैंने एक जावेद अख्तर साहब का सेशन अटेंड किया था कॉलेज लाइफ में। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि मोची का बेटा ना चाहते हुए भी मोची बन जाता है, क्योंकि वो चीज़ें आपके ब्लड में होती हैं और आप अनकॉन्शियस लर्निंग बहुत करते हो, आप बहुत सीखते हो। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको अपने अब्बा के मुतालिक मुतासिर करती थी कि यार ये मेरे अब्बा नहीं होते तो भी ये चीज़ इनमें बहुत अच्छी है? एक तो उनके फिल्मी नगमे मुझे बड़े पसंद आते थे। उसके अलावा राहत साहब एज ए परफॉर्मर बहुत इस्टेब्लिश थे और बहुत शानदार परफॉर्म करते थे, और लोग जो उनको सुन लेते थे वो दीवाने हो जाते थे उनके। तो उनके चाहने वालों की दीवानगी में बचपन से देख रहा था। कोई घर आ रहा है, कोई दूसरे शहर से सफ़र करके उन तक पहुँच रहा है। तो मुझे उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। शायरी तो थी जी। और राहत साहब के साथ रहने में शायरी की तरफ आप ना जाओ, ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि राहत इंदौरी मतलब शायरी। तो ये मामला रहा जी। बेशक। तो आपके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपकी मतलब पैदाइश इंदौर की जी? मैं इंदौर के पास में, मेरा ननिहाल है देवास। अच्छा। वहाँ मेरी पैदाइश हुई, मैं नानी के घर पे, और फिर देन इंदौर में ही मैंने पढ़ाई की, सब कुछ इंदौर में ही था, इंदौर में ही रहा। मैंने फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, उसके बाद देन मास्टर्स किया जर्नलिज्म में केसी कॉलेज चर्चगेट मुंबई से। और उसके बाद से लगातार मैं सहाफ़त की फील्ड में भी हूँ। एक अखबार हुआ करता था राज एक्सप्रेस, उसमें मैंने शुरुआत में काम किया। अरे वाह। उसके बाद 2008 से लेके अभी तक मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ एज ए रिपोर्टर। तो सहाफ़त और शायरी एक तरह से जुड़वा बहने हैं, दोनों ही का ही काम लफ्ज़ों का है। बस फ़र्क उसमें इतना है कि शायरी में डेडलाइन नहीं है, न्यूज़ में डेडलाइन है। आपको शाम तक खबर पूरी करना है, वक्त पे पहुंचाना है। तो मेरे हिसाब से सहाफ़त जो है वो जल्दी होने वाला लिटरेचर है ना, जल्दी होने वाला साहित्य है। तो मैं इन दोनों को एक ही मानता था, और उसी इंटरेस्ट के चलते मैंने ये पढ़ाई भी की, और फिर देन लगातार काम कर रहा हूँ, पत्रकारिता के तौर पे भी और शायर के तौर पे भी। तो जैसे आपने डेडलाइन का जिक्र किया, तो डेडलाइन के साथ साथ टेक्निकलिटीज़ भी आ जाती हैं, राइट? तो शायरी कहने को एक आर्ट है, लेकिन बहुत टेक्निकल भी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ग्रामेटिकल शायरी में, तो उसकी वो बहस ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर है कंप्लीट तो ही वो शेर है। अगर आपकी शेर बहर में नहीं है तो वो शेर कहा नहीं जा सकता उसका ना। लेकिन उसके डर से शायरी से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। लगातार आप जब पढ़ते रहते हैं तो आपको एक बहर समझ में आने लगती है। ये एक धुन है, एक रिदम है, ये भी आपको समझ में आने लगता है। तो जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बहर के करीब जाएंगे, और एक दिन आपने जो आज कहा है वो कुछ दिनों बाद प्रोसेस के साथ ठीक होता जाएगा। और इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि लिखना जारी रखें। वक्त के साथ आपका वो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो भी दूर होगी, और आपकी तरक्की होगी। बेशक। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि वो ज़रूरी नहीं है, सीखना नहीं है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आप एक व्हीकल अगर है तो उसमें 4 टायर हैं तो ही वो कार है, 2 टायर हैं तो वो बाइक है। अगर उसमें बहुत अच्छी बात कही। गज़ल की डेफिनेशन ही वो है ना कि वो बहर में हो, उसकी रदीफ हो, उसका काफिया हो।
तो उसके बिना कैसे होगा? आपके ख्याल हो सकते हैं, आप उसको लिखें, लेकिन वो उसको अगर वो बहर में नहीं है या रदीफ़ काफ़िया में दिक्कत है तो वो उसको गज़ल नहीं कहा जा सकता, उसको अपना अपना ख्याल हो गया, अपनी शायरी हो गई, अपने ये कहा जा सकता है। तो ये तो इसमें बात है। तो आपका इंस्पिरेशन क्या रही आपके वालिद के अलावा शायरी की, और क्या इंस्पिरेशन? दरअसल मैं बहुत हसास किस्म का बच्चा था बचपन से ही, तो मैं हर चीज़ का इजहार मैंने शायरी से किया। मुझे खुशी होती है तो मैं शेर लिखता हूँ, मुझे दुख होता है तो मैं शेर लिखता हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मुझे शेर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ। और अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे जो भी मुझे लगता है कि कुछ बदला है या कुछ अच्छा है या बुरा है, तो मैं अपना इजहार शेर के ज़रिए ही कर पाता हूँ। तो और अच्छा लगता महसूस होता है। दुख के वक्त भी अगर हमने अपना शेर कह दिया, उस दुख को डिस्क्राइब करता हुआ, तो आपको एक सुकून मिलता है। तो वही सुकून है शायरी के पीछे, शायरी करने की वजह भी वही सुकून है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आजकल बच्चे ना फ़ोटो खींचते रहते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, तो ये भी एक कैफियत डॉक्यूमेंट करना ही है, ये ब्लेसिंग है कि अगर आप वो शेर पढ़ते होंगे आपको याद आता होगा कि उस दौर में बिल्कुल बेशक। वो शायर का कलाम उसकी सवाएं हयात होती है, उसकी ज़िंदगी होती है वो, और उसको खुद को याद भी आता है कि ये शेर जब मैंने कहा था, जब क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। हालांकि सुनने वाले कनेक्ट करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन शायर की अपनी कैफियत उसमें मौजूद होती है। तो आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा बचपन बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बचपन था। मैं जब 5th में था, जब राहत साहब की फिल्मों में गाने आने लगे थे ना, एक छोटे शहर के लोग थे हम, इंदौर के, और वहाँ पे राहत साहब की मुनासबत फिल्मों से थी उनके। जब मैं जवान हो रहा था तो उन्हीं के गाने चल रहे थे, तुमसा कोई प्यारा नहीं, हाँ, हर तरह की फीलिंग आती थी कि भाई जो गाड़ियों में और घरों में जो गाने बज रहे हैं उसको लिखने वाले मेरे वालिद हैं। तो एक बड़ा अच्छा लगता था और बहुत शानदार था। हालांकि राहत साहब से काफ़ी दूरियां रहीं क्योंकि वो मुशायरों में बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन जब भी वो घर आते थे तो बड़ा हमें इंतज़ार रहता था कि भाई राहत साहब आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ लाएंगे, ये होगा वो होगा। तो बड़ा अच्छा मेरा बचपन गुजरा। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मुझसे बड़ी एक बहन है शिबली, उनसे छोटे मेरे भाई हैं फैसल, राहत, और फिर दैन में हूँ। अच्छा, तो एज अ फादर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं? नहीं, राहत साहब एज ए फादर बहुत फ्रेंडली थे, और कभी मुझे लगता नहीं कि आज तक उन्होंने मुझे कभी कुछ डांटा या मारा हो। और मम्मी, हालांकि मुझे हमें तरबियत करने की जिम्मेदारी मम्मी की थी, अम्मी थी। और राहत साहब बड़े फ्रेंडली थे, वो किसी भी बात पे कोई गुस्सा नहीं करते थे, बहुत फ्रेंडली नेचर था। तो आप उन्हें मतलब वालिद क्या कहते थे? मैं पापा कहता था, और लोगों के सामने राहत साहब कहता था। मतलब जब वो नहीं है तो राहत साहब कहता था, और उनके सामने उनको पापा कहते थे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा लगता है जब आप एक इंस्टीट्यूट के साथ रह रहे हो, जैसे आपने बोला जैसे आपने उनके सॉन्ग्स का जिक्र किया, तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि ये राहत साहब ने लिखा है, क्योंकि वो उनके अंदाज से जैसे एक मतलब स्ट्रिक्ट और वैसे रॉब वाले शेर होते हैं, और फिर वहीं एक सॉफ्ट साइड देखने को मिलती है उनके सॉन्ग्स में। उसकी वजह ये रही कि वो उन्होंने इस बात का ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया कि मैं फिल्म में लिखता हूँ मुशायरों के स्टेज से। वो एज ए शायर अपने आप को पहचानना चाहते थे, तो फिल्मों का जिक्र उन्होंने बहुत कम किया, लेकिन रिकॉर्ड काम किया, कम से कम 100-150 फिल्मों में उनके गाने रहे, बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखे फिल्मों गाने। हाँ, तो मतलब वो एक तरीके से कमर्शियल साइड रही होगी, हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग जब वो गए थे जिस ज़माने में फिल्मों में, उस वक्त कुछ ऐसा उनको ज़रूरत थी कि भाई पैसे वैसे की ज़रूरत थी, तो उस वक्त वो फिल्मों में आए थे। पहले फिल्म थी सर, महेश भट्ट की, फिर उसके बाद लाइन लग गई, सर, जानम खुद्दार, मैं खिलाड़ी तू नाड़ी, करीम, मिशन कश्मीर, मर्डर, मुन्ना भाई MBBS, तमाम तरह की फिल्में, बेगम जान, गाने बड़े सुपरहिट रहे उनके। खुद्दार हुआ, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, या इश्क फिल्म के गाने बड़े हिट हुए थे कि नींद चुराई मेरी किसने और सनम तूने। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जी, तो वो क्योंकि फिल्म गीत का काम तो एक बहुत ही प्रोफेशनल और सिचुएशनल होता है ना, बड़ा आर्टिस्टिक। जी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सब लोग बताते हैं कि यार ये सिचुएशन है, इस तरह का माहौल है, तो शायर फिर वो काम की तरह से उसको लिखता है, और शायरी एक अपनी कैफियत होती है। शायरी अपनी है। तो आपको ऐसा कोई शेर जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? राहत साहब के तमाम शेर, मुझे तो हर शेर उनका पसंद है, और मैं हर शेर को बड़े एहतराम के साथ देखता हूँ, और उनको पढ़ता रहते हैं हमेशा ही, राहत साहब के तमाम शेर। जी, तो सुना दीजिए कुछ। राहत साहब का शेर मैं आपको वो सुनाता हूँ जो किसी ने सुना नहीं होगा। हाँ, वही जी, राहत साहब के इंतकाल से पहले उन्होंने शेर कहा था कि कहीं परफॉर्म नहीं किया। उस गली में कुछ हुआ है,
उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। बहुत उम्दा। और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। सख्त मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। अरे वाह, तो राह साहब हैं। और अब की बारिश में एक नज़र चलकर, अब की बारिश में एक नज़र चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। अब की बारिश में एक नज़र चलकर देख आएंगे अपना घर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। एहतराम इसका हम पे लाजिम है, मौत आई है उम्र भर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, किस तरह अब ये घर चलाया जाए। चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। किस तरह अब ये घर चलाया जाए, चलिए कुछ सोचते हैं घर चलकर। पाशिकस्तां हैं फिर भी आए हैं, पाशिकस्तां हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में पाँव पर चलकर। पाशिकस्तां हैं फिर भी आए हैं तेरी महफिल में पाँव पर चलकर। फातिहा पढ़िए हो गई है गज़ल, फातिहा पढ़िए हो चुकी है गज़ल, फातिहा पढ़िए हो चुकी है गज़ल मिर्ज़ा गालिब की कब्र पर चलकर। अरे वाह। तो ये राह साहब की वो गज़ल है जो उन्होंने कहीं परफॉर्म नहीं की, लेकिन मुझे बड़ी पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद आई। तो जिसका भी शायद घर छूटा हो कभी, जी, तो जी, 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 बहुत उम्दा। तो उनको सुनना ही एक कहते हैं ना प्लेजर की बात है, और आपके मुंह से सुनना तो बहुत शुक्रिया आपका, ज़्यादा आपकी ज़रा नवाजी है। हालांकि मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है, सबसे बड़ी मेरी खूबी है कि मैं राज साहब का बेटा हूँ। उसके अलावा मुझ में कोई खूबी नहीं है। और इंसान का शऊर जब उसको एहतराम करना सिखाता है तो दरअसल वो अपनी निस्बतों का एहतराम करता है, आस्थाओं का सम्मान है। तो राज साहब की इतनी इज़्ज़त है दुनिया में कि लोग उस इज़्ज़त की निस्बत से मुझे भी एहतराम करते हैं। और मुझे लगता है कि यही एक वजह है मेरी कामयाबी की कि मैं राज साहब का बेटा हूँ। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि जिस इंसान की तरबियत राहत साहब ने की हो तो यकीनन कुछ ना कुछ तो मतलब स्पेशल इंसान में ही हो जाता है। जी, वही राहत साहब के साथ रहते मैं ऐसा हो जूनियर राहत कहा जा सकता है। लेकिन बहुत राहत साहब बहुत आगे की चीज़ थे जी। तो जैसे मैंने भी वालिद को खोया है, तो बड़ा अटपटा सवाल है, मतलब कैसा महसूस होता है आपको? यार राहत साहब को खोया नहीं है मैंने। दरअसल राहत साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है। हम जब बचपन में, मैंने बताया कि बहुत मसरूफ़ रहते थे, बहुत कम मिलते थे हम राहत साहब से। हम स्कूल वक्त में थे जब, उसके बाद देन एक वक्त आया कि मैं राहत साहब के साथ 10 साल तक मैंने सफ़र किया। डॉक्टरों ने कहा कि कोई घर का साथ में हो तो ही इनको सफ़र करने दिया जाए। 5 टाइम को दवाई देना होती थी, 2 बार इंसुलिन लेते थे वो। उनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, बड़े सूज जाते थे, एक हाथ काम नहीं करता, एक आँख काम नहीं करती थी। तो मैं एक ऐसा घर में एक फ़र्द था जो बहुत ज़्यादा आवारा घर वालों को लगता था। तो उन्होंने कहा कि इसको साथ में रखा जाए। फिर मैं उस वक्त राहत साहब के साथ लगा। उस वक्त मेरी उनसे दोस्ती और ज़्यादा हो गई। और अब राहत साहब नहीं है तो वही वक्त लगता है जब हमारा स्कूल का टाइम था कि वो कहीं मुशायरे में लंबे गए हुए हैं और आएंगे और उनके व्यूअरशिप कम नहीं हुई। वो इतने खुश नसीब हैं कि लगातार उनके विजुअल और उनकी शायरी और उनका परफॉर्मेंस लोग देखते रहते हैं। कभी भी आज रोज़ सुबह उठता हूँ तो 1-2 नए उनके शेर जो उन्होंने कहीं पढ़े थे वो वायरल हो चुके होते हैं। और कोई भी परिस्थिति, कोई भी सर्कमस्टेंसेस होता है देश में तो उनके शेर को याद किया जाता है। तो राहत साहब पहले से ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं और उनकी गैबी रहनुमाई हमेशा मिलती रहती है। उनको देख के सीखा जाता रहता है। उनके मुशायरों से, उनकी शायरी से बिल्कुल लगातार रहनुमाई मिलती रहती है। बहुत बहुत आपने अच्छी बात कही है कि माँ बाप तो मतलब नहीं जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें ही रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके जैसे बन जाते हैं। बिल्कुल सही। तो अभी आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? मतलब मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुशायरों में मसरूफ़ हूँ थोड़ा सा, और उसके साथ साथ सहाफ़त में भी काम कर रहा हूँ और चल रही है जिस तरह से चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। पर्सनली आप खुश हैं? मैं हमेशा खुश रहा। मुझे लगता है कि बहुत एहसान है अल्लाह का कि हमें ये ज़िंदगी दी और यही काफ़ी है। और ज़्यादा मांगना भी मुझे लगता है कि ज़्यादती हो जाएगी। इतना कुछ दे चुका है हमारा रब हमें। तो सुकून क्या है आपके लिए? मतलब सुकून मेरी वालदा की खुशी, मेरे बच्चों की, घर वालों की खुशी, अपने देश का सुकून मेरा सुकून है, अपने लोगों का सुकून मेरा सुकून है। हिंदुस्तान में सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, सब जिस तरह का हमारा हिंदुस्तान है खूबसूरत सा, ऐसा बना रहे, यही मेरे लिए सुकून की सबसे बड़ी बात है। तो वालदा कैसी रहती हैं? मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा हाउस वाइफ हैं, वो हमेशा से घर पे रहीं और
राज साहब के इंतकाल के बाद सबसे पहले मैंने उनके साथ हज किया, और देन घर में हैं, बढ़िया हैं। और नहीं, जैसे आपने बोला ना तरबियत की जिम्मेदारी उन पे थी, अब तो थोड़ा मेल्ट हो गई होंगी। नहीं, अब तो काफ़ी मेल्ट हो गई। और वो बचपन में तो देखो माँ समझाती है अपने बच्चों को, लेकिन फिर माँ की मोहब्बत, मुझे लगता है हमारी बेहतरी के लिए बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। तो वो बेहतरीन है, मेरी वालदा का साथ बहुत अच्छा है जी, वो एक साए की तरह है। जी 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 हाँ, जी, जिससे हमेशा ठंडक मिलती है। बेशक बेशक बेशक। तो अब हम आपको तो बिल्कुल ही सुनना चाहेंगे, आप अपना कोई भी पसंदीदा। पसंदीदा तो क्या, मैं छोटी मोटी शायरी करता हूँ, लेकिन कुछ आपको सुना देता हूँ। अभी जो अभी कहा हो, जो नया हो। एक मतलब ये कहा कि देख लो अब हुजूर फूंक दिया, देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। देख लो अब हुजूर फूंक दिया, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, मैंने मिलने की इल्तिजा की आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया। आप राज साहब का जिक्र कर रहे थे और बहुत सी बातें की आपने। एक गज़ल मुझे उस वक्त याद आ गई, तो मैं उसके शेर आपको सुनाता हूँ कि जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे। आपसे दिल की बात कहना है, आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। अरे वाह, आपसे दिल की बात कहना है, बहुत शुक्रिया। आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया। मैंने आपको कहा राज साहब के साथ बहुत सफ़र किया, मैंने कई मुल्कों का 16 मुल्क में सफ़र किया। आपसे दिल की बात कहना है, आप दिल से उतर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। आज इतनी शराब पी ली है, सारे नशे उतर गए हैं मेरे। मैं लड़ूंगा अकेला दुश्मन से, मैं लड़ूंगा अकेला दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। मैं अकेला लड़ूंगा दुश्मन से, साथ वाले मुकर गए हैं मेरे। बहुत बहुत उम्दा। तो आपको तो मैं और सुनूंगी क्योंकि मुझे शायरी का बहुत शौक है। शुक्रिया आपका। तो आप और सुनाइए मुझे एक आध गज़ल के और शेर सुन लीजिएगा आप। ये भी, आप किस तरह की शायरी सुनना चाहती हैं? आपका रुझान जिस तरह का होगा मैं उस तरह के शेर आपको सुनाता हूँ। मैं हर तरह की शायरी सुनती हूँ। वेरी तो गुड जी एक आध दो गज़लों के और शेर सुनाता हूँ मैं आपको। निशाना चूक गया और मचान टूट गया। अरे वाह। निशाना चूक गया और मचान टूट गया, हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया। निशाना चूक गया और मचान टूट गया, हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया। जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का, जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का, हमारे तीर से उसका कमान टूट गया। जवाब देता वो कैसे हमारी बातों का, हमारे तीर से उसका कमान टूट गया। इनका दावा था अंधेरों से जंग जीतेंगे, इनका दावा था अंधेरों से जंग जीतेंगे। हवा चली तो सभी का गुमान टूट गया, हवा चली तो सभी का गुमान टूट गया। निशाना चूक गया और मचान टूट गया, हमारे सर पे तेरा आसमान टूट गया। एक गज़ल ये है, और एक आध दो शेर और आपको सुनाता हूँ। हालांकि मुझे बड़ी उलझन होती है जब मुशायरों के अलावा शेर सुनाना हो, क्योंकि एक आवाम होती है, उनकी आंखों में देख के समझ में आता है कि क्या शेर पसंद आ रहा है, क्या शेर पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पसंद अब यहाँ पे एक ही आंखें हैं आपकी, तो मैं कब तक उसको देखूंगा, लेकिन बहुत सारी आंखों तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। एक गज़ल की और शेर सुनाता हूँ, थोड़ी सी अलग किस्म की है ये, और यूथ के हिसाब से है, जो आजकल नए लोगों को पसंद आती है काफ़ी। जिसको दिल से निकाल फेंका है, जिसको दिल से निकाल फेंका है, उसने फिर मुझ पे जाल फेंका है। जिसको दिल से निकाल फेंका है, उसने फिर मुझ पे जाल फेंका है। कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, तूने जब से गुलाल फेंका है। कितना रंगीन हो गया हूँ मैं, तूने जब से गुलाल फेंका है। उसका फ़ोटो संभाल रखा था, उसका फ़ोटो संभाल, हाँ अभी पिछले साल फेंका है। अरे वाह। उसका फ़ोटो संभाल रखा था, हाँ अभी पिछले साल फेंका है। अपने मंदिर में गिर गया हूँ मैं,
अपने मंदिर में गिर गया हूँ मैं, किसने पूजा का थाल फेंका है। अपने मंदिर में गिर गया हूँ मैं, किसने पूजा का थाल फेंका है। और सारी दुनिया सजी है कमरे में, सब दुकानों पे माल फेंका है। अरे तो ये गज़ल अभी काफ़ी लोग सुनते हैं। और एक नज़्म है जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको सुनाऊँ, हालांकि थोड़ा सा अलग किस्म की नज़्म है। मैं मीम में हूँ, अच्छा, मैं भीम में हूँ, तामीर में हूँ, तरमीम में हूँ, एक खाना ए तकसीम में हूँ, एक खाना ए तकसीम में हूँ, हर पल हक की ताज़ीम में हूँ, हर पल हक की ताज़ीम में हूँ। मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। सर फोड़ो मेरा नारा नहीं, अरे वाह, सर फोड़ो मेरा नारा नहीं, घर छोड़ो मेरा नारा नहीं, दिल तोड़ो मेरा नारा नहीं, मुंह मोड़ो मेरा नारा नहीं। जो जोड़े उस स्कीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। मुझे पीला हरा नहीं दिखता, मुझे पीला हरा नहीं दिखता, मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है। मुझे पीला हरा नहीं दिखता, मुझे सिर्फ तिरंगा दिखता है। तुझे देश प्रेम से क्या मतलब, तुझको बस दंगा दिखता है। तुझे देश प्रेम से क्या मतलब, तुझको बस दंगा दिखता है। तू नफरत के कपड़ों में है, मैं देश प्रेम की थीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। कितनी नफरत तू बांटेगा, कितनी नफरत तू बांटेगा, यूं थूक के कब तक चाटेगा। मैं भारत की बुनियाद में हूँ, मैं भारत की बुनियाद में हूँ, मेरा नाम कहाँ तक काटेगा। मैं भारत की बुनियाद में हूँ, मेरा नाम कहाँ तक काटेगा। मैं छत में हूँ, मैं छत में हूँ, मैं बीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। मैं मीम में हूँ, मैं भीम में हूँ, मैं गांधी जी की टीम में हूँ। नए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मीम से। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। मैं भी एकदम को मैंने नहीं, ये उर्दू वाला मीम है। जी। तो नहीं, आजकल मीम से ज़्यादा सही है, कैच हुक बन जाता है। राइट जी। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा बहुत लगा, शुक्रिया और शरीका जी। सुनकर मेरा वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुनना हमेशा ही अच्छा लगता है। बहुत आपकी ज़रा नवाजी, आपका शुक्रिया। आप सबकी गाइडेंस की हमें भी ज़रूरत है कि हम आप खूब तरक्की करें, आप खूब पढ़ें, खूब लिखें। देखिए, आपको अगर लिखने का शौक़ है तो उसकी पहली शर्त है कि आप पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे, जो आप अगर कम लिखते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं तो जो आपने कम लिखा है वो पढ़ने के लायक होता है। तो लगातार पढ़ते रहें हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को, हर ज़ुबान के शायरों को, हर तरह की शायरी। अगर आप यूथ को सजेस्ट करना चाहें 3 शायर अपनी पसंद के, जी, जो मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी ना हो समझने के लिए, जी, तो आप कौन से 3 नाम? मैं 3 नाम सजेस्ट करूँगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ। पहला नाम तो मैं उनको बताऊँगा, अगर आपको आसान और ईजी चाहिए, हाँ, ईजी, तो आप पढ़ें राहत इंदौरी साहब को। जी। दूसरे नंबर पे आप पढ़ें जॉन एलिया को। हाँ। और तीसरे नंबर पे सुने आप सतलज राहत को। जी, बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छा है। नहीं, ये सच है, ये सच है। देखिए, मैं राहत साहब का बेटा हूँ, इस वजह से नहीं, मैं शायरी करता हूँ इस वजह से नहीं। आपकी शायरी में उनका रंग है, लेकिन अपना भी रंग जी है। नहीं, मुझे देखिए, मेरा मकसद राहत इंदौरी साहब नहीं बनना है। राहत साहब सदियों में पैदा होते हैं, लेकिन हाँ, मैं शायरी करता हूँ तो मैं सजेस्ट करूँगा। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है, जैसे कभी कभी आप बहुत अच्छे होते हो लेकिन आपके वालिद बहुत अच्छे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा फेस किया, जैसे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन? यही सब। देखिए, मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं मुशायरे मैंने 2010-11 में शुरू किए थे पढ़ना, लेकिन राहत साहब उसके खिलाफ थे कि तुम शायरी मत करो, अगर मुशायरे मत पढ़ो, किताबों के लिए लिखना तो लिख सकते हो। और देन लेकिन मैं माना नहीं, और उस टाइम पे मैंने कुछ मुशायरे पढ़े थे अकेले में। फिर देन मैं राहत साहब को ज्वाइन कर लिया मैंने। फिर जब मैं राहत साहब का सफ़र में साथ रहा तो मैंने मुशायरों को तर्क कर दिया। मैंने 2020 तक कोई मुशायरा नहीं पढ़ा, बहुत चुनिंदा सिलेक्टेड 1-2 मुशायरे पढ़े होंगे। सिर्फ राहत साहब की खिदमत मेरा मकसद था। राहत साहब के इंतकाल के बाद मैंने मुशायरे पढ़ना शुरू किए। उस वक्त मेरी एज थी 38। 38 साल की उम्र में जब लोगों का करियर ख़त्म हो जाता है, उस वक्त मैंने मुशायरे और शायरी का करियर शुरू किया है। और बहुत जूनियर हूँ मैं शायरी में, शायद आपसे भी जूनियर हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने उसको शुरू बहुत दिन में किया, बहुत बाद में किया, वो भी आवाम के कहने पे, लोगों के कहने पे। लगातार लोगों का कहना था कि आपको स्टेज पे आना चाहिए, मुशायरे पढ़ना चाहिए, तो उनका सम्मान करते हुए, उनका एहतराम करते हुए मैं मुशायरे में आया, स्टेज पे आया।
और अल्लाह का एहसान है, करम है पाक परवरदिगार का कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। वो मैं जानता हूँ राज साहब की निस्बतों की वजह से भी है। और नहीं वैसे वो तो है यकीनन, जी 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 वो जी, है तो यही वजह है कि मैं शायरी के मैदान में हूँ। जैसे आपने बोला ना आप उनके सामने नहीं पढ़ते थे, जी जी जी, सेम मेरा था, मैं भी अपने वालिद के सामने एक शेर ना कह पाई ना उनसे। नहीं मेरे साथ भी होता मेरे है। साथ क्या दिक्कत थी शारिका जी कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा रोमांटिक शायरी करता था। अच्छा। और मैं अपने वालिद के सामने रोमांस करूं या शायरी की बात करूं तो वो बड़ा अजीब लगता था मुझे, एक घबराहट भी थी कि यार ये सुन रहे हैं लाखों हज़ारों का मजमा है, लेकिन राज साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी एक बहुत हमारे लिए वो एक शख्स जी 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 जी, तो ये मामला रहा है। बिल्कुल सही, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आप आते रहिए ऐसे ही, बिल्कुल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, करिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो फिर आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नाज़रीन आप सुन रहे थे राहत की बात विद सतलज राहत एंड शारिका मलिक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।